आज हम क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर सीबीएसई सिलेबस 2022-23 के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले पिछली क्लासेस में खास करके 8th क्लास में आपने पढ़ा है एसिड्स के बारे में कि एसिड जो होते हैं उनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है, शावर इन टेस्ट एंड दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले रंग का लिटमस पेपर होता है उसको रेड में टर्न कर देते हैं। उसके लिए हमने शॉर्ट फॉर्म बनाया यहाँ पर ABR, मतलब एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। वहीं बेसिस के बारे में आपने पढ़ा है बिटर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में कड़वे होते हैं जैसे करेला। सोपी टू टच, मतलब जब उनको टच किया जाता है तो थोड़े साबुन जैसे चिकने चिकने से फील होते हैं। एंड दे टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, मतलब वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज कर देते हैं। सोल्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था 8th क्लास में। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स सोल्ट्स फॉर्म्ड, जब एसिड और बेस को रिएक्ट किया जाता है तो वहाँ पर सोल्ट्स बनते हैं। ये कुछ चीज़ें हमने एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स के बारे में 8th क्लास में पढ़ी थी। आज हम अपना जो चैप्टर है यहीं से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लेके जाएंगे। सबसे पहली बात आती है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स देखिए, हमने अभी बताया कि एसिड्स जो हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं और जो बेसिस हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं, लेकिन उसको टेस्ट करके चेक करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है कि कोई चीज़ एसिड है कि बेस है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ पेपर की फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉल्यूशंस की फॉर्म में होते हैं, उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। उनकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं, द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। कोई दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इसकी पहचान करने के लिए जो भी सब्सटेंस हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिटमस पेपर हो गया, जैसे कि टर्मरिक हो गया, ये सभी के सभी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। सबसे कॉमन इंडिकेटर जो हम यूज़ करते हैं एसिड बेस को पहचानने के लिए वो है लिटमस या फिर लिटमस पेपर। लिटमस सॉल्यूशन के रूप में भी होता है और लिटमस पेपर के रूप में भी होता है। वैसे इंडिकेटर्स जो है, लिटमस के अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम। सबसे पहले हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स और तीसरे हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो नेचुरल नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर्स जो है वो नेचर से मिलते हैं हमें। सिंथेटिक जो है वो मैन मेड है या फिर केमिकल इंडिकेटर्स भी कहा जाता है इनको कभी कभी, सिंथेटिक वालों को। और तीसरा है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी का मतलब है जो ऊपर वाले दोनों हैं, जो आपके नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, इनमें हम कलर चेंज को नोट करते हैं। ठीक है, कलर चेंज को नोट करते हैं। और नीचे वाला जो है इसके अंदर हम स्मेलिंग सेंस, जो हमारी स्मेलिंग सेंस होती है, स्मेल करने की सेंस, नाक से सूंघने की शक्ति, उसका इस्तेमाल करते हैं तीसरे वाले को, इसलिए हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एक एक करके हम देखते हैं, तीनों टाइप के जो इंडिकेटर्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स। देखिए, नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहला लिटमस, जो बहुत ही कॉमन है। लिटमस जो है वो लाइकेन नाम के प्लांट से निकाला जाता है। लाइकेन एक ऐसा प्लांट होता है, ये थैलोफाइटा जो फैमिली होती है प्लांट्स की, उनसे बिलोंग करता है। और इस प्लांट से लिटमस को निकाला जाता है, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्योंकि इसको प्लांट से निकाला गया है इसलिए नेचुरल इंडिकेटर्स की कैटेगरी में आता है। जो लिटमस का ओरिजिनल कलर होता है वो जो ओरिजिनल कलर कह लीजिए या फिर न्यूट्रल कलर कह लीजिए, वो वॉयलेट होता है। वॉयलेट या पर्पल कलर का होता है लिटमस। जब इसको एसिड के साथ मिलाया जाता है तो ये जो कलर है वो चेंज होकर रेड हो जाता है। एसिड के साथ मिलाएंगे तो रेड हो जाता है, वहीं अगर बेस के साथ मिलाते हैं तो इसका जो कलर है वो वॉयलेट से ब्लू हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी एसिड या बेस की पहचान कर सकते हैं लिटमस की हेल्प से। ये जो लिटमस है ये सॉल्यूशन के रूप में भी मिलता है लैब में और पेपर स्ट्रिप्स के रूप में भी मिलता है। पेपर स्ट्रिप्स जो है इसकी 2 कलर में मिलती है, रेड और ब्लू लिटमस, जिनका हम यूज़ करते हैं एसिड्स और बेस को पहचानने के लिए। इसके बाद दूसरा जो नेचुरल इंडिकेटर जो हमने पढ़ना है वो है टर्मरिक। टर्मरिक को हल्दी कहते हैं और ये हमारी रसोई घर में बिल्कुल आराम से मिल जाती है। इसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, ये आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन जो हल्दी है, जो टर्मरिक है, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता और इसका कलर जो है पहले भी येलो था और बाद में भी येलो ही रहता है।
लेकिन जब इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, मतलब जो येलो कलर था वो चेंज होकर रेड कलर का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्मरिक है उससे हम लोग केवल और केवल जो बेस है उसको इंडिकेट कर सकते हैं, बेसिस को पहचान सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल आता है, कई बार हमारी जनरल लाइफ से एक क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी हमारे सफ़ेद कपड़े या जो हल्के कलर के कपड़े हैं उन पर हल्दी का दाग अगर लग जाता है, सब्जी गिर जाती है, तो उसको जब थोड़ा सा साबुन लगाया जाता है तो वो जो कलर है वो रेड हो जाता है। तो कलर रेड इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए हल्दी जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके रेड कलर हो जाएगा, और जो साबुन हम यूज़ करते हैं वो बेस ही होता है, इसलिए जो पहले पीले रंग का दाग था सब्जी का वो बाद में रेड कलर का हो जाता है। यही इसका कारण है और ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। इन दोनों के अलावा लिटमस और टर्मरिक के अलावा रेड कैबेज, चाइना रोज, ये भी नेचुरल इंडिकेटर्स में आते हैं। इनकी हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि कौन चीज़ एसिड है और कौन सब्सटेंस जो है वो बेस है। इसके बाद हमारे पास आते हैं दूसरे नंबर पर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैंने आपको बताया वो इंडिकेटर्स जो मैन मेड हैं या फिर केमिकल इंडिकेटर्स को हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। यहाँ पर भी हमने दो इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, एक का नाम है मिथाइल ऑरेंज और दूसरे का नाम है फिनोफ्थलीन। ये दोनों के दोनों मैन मेड या सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। इनमें भी हम कलर को ऑब्जर्व करके देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। मिथाइल ऑरेंज की बात कर लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज का अपना खुद का कलर जो न्यूट्रल कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। जब इसको एसिड में मिलाया जाता है तो एसिड से रिएक्ट करके ये रेड कलर का हो जाता है। न्यूट्रल ऑरेंज होता है, उसके बाद रेड कलर हो जाता है एसिड के साथ, और बेस के साथ इसका कलर येलो हो जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज को हम एसिड और बेस दोनों को ही इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये किसी सब्सटेंस में आपने डाला और उसका कलर रेड हो गया तो हम समझेंगे कि वहाँ पर एसिड था, अगर वो कलर येलो हुआ तो हम समझेंगे कि वो बेस था। वहीं जो फिनोफ्थलीन है इसका खुद का कलर होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता, जैसे कि पानी। न्यूट्रल कलर इसका पानी जैसा है, कलरलेस है। एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, एसिड के साथ भी ये कलरलेस ही बना रहता है, लेकिन जैसे ही इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है इसका कलर पिंक हो जाता है। अगर कलर पिंक हो गया तो हम समझेंगे कि वो बेस है। अगर कलर नहीं चेंज हुआ तो वो न्यूट्रल भी हो सकता है और एसिड भी हो सकता है। तो फिनोफ्थलीन जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं बेस को इंडिकेट करने के लिए। तो ये दोनों हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे, इनको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। जैसा कि पहले भी बताया था, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हम स्मेलिंग सेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम सूंघ के पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। इसमें जो हमने पढ़ना है हमारे सिलेबस के हिसाब से वो दो हैं, ओनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला आइसक्रीम आपने खाई होगी तो उसमें जो वनीला का फ्लेवर होता है वो वनीला एक्सट्रैक्ट का होता है। देखिए ओनियन से कैसे पता लगाते हैं, ओनियन हैज़ इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ओनियन की अपनी खुद की स्मेल होती है। आप जाइए किचन में और देखिए ओनियन को काट के, ओनियन की अपनी खुद की स्मेल होती है। लेकिन जब इस ओनियन के ऊपर हम बेस डालते हैं तो इसकी स्मेल जो है वो हमें महसूस नहीं होती। एसिड डालेंगे या न्यूट्रल चीज़ें डालेंगे तो महसूस होती है, लेकिन अगर बेस डाल दिया तो महसूस नहीं होती। इससे हमें पता चल जाता है अगर हमने कोई चीज़ ओनियन के ऊपर डाली और उसका जो स्मेल है वो महसूस नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि वो जो है वो बेस है। वहीं जो वनीला एक्सट्रैक्ट है इसके साथ उल्टा है, वनीला की भी अपनी खुद की स्मेल होती है और ये जो स्मेल है वो एसिड्स के साथ फील नहीं होती। मतलब अगर आप वनीला एक्सट्रैक्ट को किसी बेस में डालें या बेस को वनीला एक्सट्रैक्ट में डालें तो उसकी स्मेल आती रहेगी, पानी डालेंगे तब भी उसकी स्मेल आएगी, लेकिन जब उसके ऊपर एसिड डाला जाता है तो उसकी स्मेल नहीं आएगी। तो मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपने उसको वनीला एक्सट्रैक्ट में डाला और उसकी स्मेल नहीं आई, वनीला एक्सट्रैक्ट की स्मेल अगर नहीं आई तो हम समझेंगे कि वो एसिड है। तो जो ओनियन है, जो हमारा ओनियन है, इससे हम बेस को पहचान सकते हैं और जो वनीला एक्सट्रैक्ट है उससे हम एसिड को पहचान सकते हैं। ये दोनों एग्जांपल हमारे पास ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के हैं। ओल फैक्ट्री मतलब जिनमें हम स्मेलिंग सेंस का इस्तेमाल करके एसिड बेस को पहचानते हैं। इसके बाद एसिड्स के बारे में जो आपने आज तक पढ़ा है उसके अलावा आगे हम चलते हैं, कुछ और ज़्यादा जानते हैं इनके बारे में। देखिए ये तो सब लोग जानते हैं कि एसिड जो है उनका स्वाद खट्टा होता है। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, जो नीले कलर का लिटमस होता है उसको रेड कर देते हैं। यहाँ पर एसिड्स दो टाइप के होते हैं उनके सोर्स के हिसाब से। अगर एसिड जो है वो किसी प्लांट मटेरियल एंड एनिमल्स में मिलता है तो उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं।
किसी भी प्लांट मटेरियल में मिले या फिर एनिमल्स में मिलता है तो उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ये ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये सारे के सारे हमें प्लांट मटेरियल या एनिमल से मिलते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड होते हैं, कमज़ोर एसिड होते हैं। इनको हम अपने खाने में कंज्यूम करते रहते हैं और कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं होता इनसे, क्योंकि ये कमज़ोर एसिड होते हैं। वहीं जो एसिड अर्थ के मिनरल्स से बनते हैं, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, जो एसिड जो है अर्थ के मिनरल से बनते हैं उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। और ये जो एसिड हैं ये खतरनाक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनको हम खाने पीने में कंज्यूम नहीं करते। जैसे कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 इसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, और H2CO3 इसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो ये चारों के चारों एग्जाम्पल जो हैं वो मिनरल एसिड के हैं। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। आपको पता हो या नहीं पता हो, जो ऑक्सैलिक एसिड है ये हमें टमाटर से मिलता है, टार्ट्रिक एसिड हमें इमली से मिलता है, सिट्रिक एसिड हमें नींबू, संतरा, किन्नू जो खट्टे फल होते हैं उनसे मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें खाते हैं तो ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। ठीक है, इसके अलावा एसिड्स विद लेस वाटर कंटेंट आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड्स। ऐसे एसिड्स जिनमें पानी का अमाउंट बहुत कम है, पानी कम है और एसिड ज़्यादा है, तो ऐसों को हम कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। मतलब कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि वो गाढ़े हैं, उनके अंदर एसिड ज़्यादा है, पानी कम है। वहीं अगर उल्टा है, पानी की अमाउंट ज़्यादा है और एसिड कम है, तो उनको हम डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं। मोस्टली हम अपने लैब में डाइल्यूट एसिड से इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो डाइल्यूट को बनाने का तरीका है, देखिए जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उनको कंसनट्रेटेड से ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम एसिड को पानी में डाल सकते हैं या पानी को एसिड में डाल सकते हैं, लेकिन हम हमेशा एसिड को पानी में डालते हैं, उल्टा नहीं करते हैं। उसका कारण समझते हैं। एसिड्स आर डाइल्यूटेड बाय पोरिंग एसिड्स टू वाटर एंड कंटिन्यूसली स्टीयरिंग इट। इट शुड नॉट बी डन वाटर टू एसिड। क्यों हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं, एसिड के अंदर पानी नहीं डालते हैं? देखिए, डाइल्यूट करने का तरीका कुछ ऐसा होता है, एक बर्तन में एसिड, दूसरे में वाटर, और हम धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके एसिड को पानी में डालते हैं और उसको कंटिन्यूसली एक स्टीरर, कांच का स्टीरर होता है, उससे स्टीर करते हैं। जब एसिड और वाटर मिलते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है इनका, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें बहुत सारी हीट निकलती है। और जब हम ये वाला प्रोसेस करते हैं कि पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड डालो और उसको स्टिर करते रहो, उससे क्या है, जो हीट निकलेगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो जो हीट है उसकी वजह से कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं होगा और हमें कोई खतरा नहीं होगा। वहीं अगर मैं उल्टा कर दूं, एसिड में पानी डाल दूं, तो वहाँ ब्लास्ट हो सकता है। इस तरह की जो ये पिक्चर दिखाया हुआ है, ऐसी कुछ घटना हो सकती है। और जो एसिड है वो ख़तरनाक होते हैं, कंसनट्रेटेड वाले, तो इससे हम लोग जल सकते हैं। इसलिए हम लोग ये वाला प्रोसेस अपनाते हैं, ये वाला प्रोसेस नहीं अपनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हमें एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हम एसिड को पानी में डालते हैं कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए। रीजन अगर कोई पेपर में पूछ ले तो रीजन होगा इसका, क्योंकि जब कंटिन्यूसली स्टिर करेंगे पानी में डालकर तो जो हीट निकलेगी इस रिएक्शन से, वो हीट वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जब उल्टा करते हैं तो एसिड वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता और इस तरह की घटना हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ तो पहले पढ़ ली हैं। उसके अलावा बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल, कि एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है और कैसे बनाता है। देखिए, जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन कराया जाता है तो वहाँ पर सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। सोल्ट वो वाला सोल्ट नहीं जो हम घर में यूज़ करते हैं। यहाँ पर सोल्ट का मतलब जनरल है, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसको हम कॉमन सोल्ट कहते हैं, जो NaCl होता है। लेकिन यहाँ पर जो सोल्ट है ये साइंस की टर्म में सोल्ट है। सोल्ट मतलब जब एसिड और बेस के मिलने से जो चीज़ बनती है उसको सोल्ट कहा जाता है। तो जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन कराया जाता है तो वहाँ पर सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे कि ये रिएक्शन है हमारे पास, जिंक एक मेटल है और HCl एक एसिड है। जब इनको मिलाया जाता है तो ZnCl2 ये एक सोल्ट है जिसको जिंक क्लोराइड कहा जाता है, और हाइड्रोजन गैस जो है इस प्रोसेस में निकलती है। अब यहाँ पर देखिए, गैस निकलने की पहचान होती है कि उस रिएक्शन में बबल्स बनेंगे।
अब बबल्स बनेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसको हम पोप टेस्ट कहते हैं। पोप टेस्ट जो है बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। देखिए यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन हो रहा है और बबल्स बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जब इस बबल्स वाली जो टेस्ट ट्यूब इसके पास एक जलती हुई मैच स्टिक लाते हैं तो वो मैच स्टिक जो है वो पोप साउंड के साथ बंद हो जाती है, बुझ जाती है। पोप आवाज़ करेगी। पोप मतलब अगर आपने देखा हो तो दिवाली पे छोटे छोटे पटाखे आते हैं जिनको हम अगर धरती पे गिरा दें या फिर दीवार पे मारे तो हल्की सी आवाज़ आती है, उनको पोप पोप बम भी कहते हैं। तो उस टाइप की आवाज़ अगर आए तो हम समझ जाएंगे कि जो ये गैस के बबल्स हैं, जो गैस के बबल्स निकल रहे हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन गैस के बबल हैं। ठीक है, तो ये एक पोप टेस्ट है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम लोग पहचानते हैं कि जो निकल रही है गैस वो हाइड्रोजन गैस होगी। तो मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ खास करके, और हाइड्रोजन गैस बनाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने की, जो कॉपर मेटल होती है या उससे नीचे जो भी मेटल्स आते हैं जो कम रिएक्टिव होती है, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, लेड, ये सभी के सभी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। यही कारण है, जो ये रीजन आपको बताया कि भाई मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है, यही कारण है कि जो दही जैसी चीज़ें हैं या फिर जो कोई खट्टी चीज़ें हैं, खट्टा जो खाने की पदार्थ होते हैं, उनको कभी भी मेटल्स के बर्तन में नहीं रखना चाहिए और ना ही रखा जाता है। क्योंकि जब उसको रखेंगे तो वो रिएक्ट करेगा तो हमारे वहाँ पर फूड पॉइजनिंग हो सकती है और फूड पॉइजनिंग से हमारे पेट में दर्द या फिर उल्टी वगैरह हो सकती है और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए खट्टी चीज़ों को या फिर जो एसिडिक चीज़ें होती हैं हमारे खाने में, उनको मेटल के बर्तनों में नहीं रखते हैं। मोस्टली हमारे घरों में स्टील के बर्तन होते हैं। वो स्टेनलेस स्टील होता है, वो एक अलॉय होता है जो रिएक्ट नहीं करता है। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड। देखिए जहाँ मेटल के साथ CO3 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसको हम कार्बोनेट कहते हैं, और जहाँ HCO3 जुड़ा हुआ होता है उसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब इनमें अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के अंदर CO2 है। CO2 मतलब इन दोनों के अंदर CO2 गैस है, और जब भी हम एसिड के साथ इनका रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हमेशा एक सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, ये तीन चीज़ें बनती हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जब जब भी किसी एसिड की या किसी बेस की रिएक्शन कराएंगे तो ऐसी सोल्ट जो है वो ज़रूर बनता है। उसके साथ कभी गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कभी हाइड्रोजन बन सकती है। अब यहाँ पर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार्बोनेट की बात हो रही है या बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात हो रही है तो उसमें तो पहले से ही CO2 है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पर एक मैंने कार्बोनेट लिया है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की जगह अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे और उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सेम बनेंगे। NaCl जो सोल्ट है, CO2 गैस और H2O। अब यहाँ पर भी देखिए गैस बन रही है, तो गैस बनेगी तो बबल्स बनेंगे और बबल्स बनेंगे, और हमें ये पहचानना है कि जो गैस बन रही है ये CO2 गैस ही है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी हमारे पास एक टेस्ट है, बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। हम एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेंगे। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। चूने का पानी बिल्कुल पानी जैसा होता है, लगभग पारदर्शी, उसमें से देखा जा सकता है। जब हम इसके अंदर चूने के पानी का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ दिखाया हुआ है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब इसमें से जो गैस निकली है उसको इसमें से पास कराइए, मतलब जो गैस निकल रही है उसकी जो एक ट्यूब है वो इसके अंदर डाल दीजिए। तो जैसे ही गैस इसमें से पास होती है तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड था, चूने का पानी, वो चेंज होकर हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। और कलर में चेंज देखिए, पहले बिल्कुल पानी जैसा था, अब वो मिल्की कलर हो गया। कैसा हो गया? मिल्की कलर। तो अगर हम चूने के पानी से, लाइम वाटर से अगर हम CO2 गैस पास कराते हैं तो उसका कलर चेंज होकर वो मिल्की हो जाता है। और अगर और ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो वापस से वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अब बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वो कलरलेस होता है। तो इस तरह से इस टेस्ट से हम पता करते हैं कि जो गैस निकली है वो CO2 गैस है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस टेस्ट को। सबसे पहले हम लाइम वाटर जो है पानी जैसा, उसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो उसका कलर जो है
वो मिल्की हो जाता है। जैसे ही मिल्की होगा हमें पता चल जाएगा कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। और अगर और फर्दर गैस उसमें से पास कराते रहते हैं तो वो फिर से कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है। इसके बाद एसिड्स की रिएक्शन देखते हैं हाइड्रोक्साइड के साथ या मेटल ऑक्साइड के साथ। देखिए, जो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक मतलब वो बेस जैसी नेचर के होते हैं, और जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो वहाँ पर हमेशा सोल्ट बनता है। तो यहाँ पर जब ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है वो मिलते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है। एक रिएक्शन है हमारे पास एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, वो सोल्ट प्लस वाटर बनेंगे। यहाँ पर एक रिएक्शन है, देख लीजिए, CuO कॉपर ऑक्साइड है जिसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया गया तो बन गया कॉपर क्लोराइड और वाटर। ये एक सोल्ट है और ये वाटर है। वहीं दूसरी ओर अगर हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई जाती है HCl के साथ, तो हमारे पास NaCl और H2O बनता है। ये एक सोल्ट है और ये एक वाटर है। तो जब भी ऑक्साइड्स मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो सोल्ट और वाटर बनता है। इसके बाद है सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है, और एसिड्स की जो रिएक्शन है उसके पीछे की साइंस क्या होती है। देखिए, जो एसिड होते हैं वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। जब भी उनको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, वो हमेशा H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, या फिर पानी के साथ मिलके वो H+ आयन जो है वो H3O+ हो जाता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। ये केवल और केवल पानी में डिजोल्व करने पर किया जाता है। अगर पानी ना हो वहाँ पर, इन एब्सेंस ऑफ वाटर, कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं होगा। और आपको मैं बता दूं, एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टी है जिससे भी रिएक्ट करता है, चाहे वो लिटमस पेपर हो, चाहे मिथाइल ऑरेंज हो, चाहे कोई मेटल हो, चाहे मेटल ऑक्साइड हो, सारी की सारी रिएक्शन इसी H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन की वजह से होती है। अगर H+ आयन नहीं निकलेगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। यही कारण है कि अगर आप किसी लिटमस पेपर के, मान लीजिए आपके पास एक ब्लू कलर का लिटमस है, ब्लू कलर का आपके पास एक लिटमस है, और इसके ऊपर आप HCl गैस डालते हो। HCl गैस मतलब उसमें पानी का कंटेंट नहीं है। जब ये डालेंगे तो यहाँ पर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू बना रहेगा, क्योंकि गैसियस फॉर्म में था तो वहाँ पर H+ आयन नहीं निकलेगा। अगर H+ आयन नहीं निकलेगा तो वो लिटमस से रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए कलर भी चेंज नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है और ये NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी है। ये बताया हुआ है, ऑल द एसिडिक कैरेक्टर शोन बाय एसिड इज ड्यू टू दिस आयन। एसिड जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, जो भी रिएक्शन करता है, वो सभी के सभी इसी आयन की वजह से होती है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है, अगर किसी एसिड में ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन होता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ताकतवर एसिड कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ये हमारे पास जो है नाइट्रिक एसिड। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि इनमें H+ आयन की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहीं ऐसे एसिड जिनमें ये H+ आयन कम होता है उनको हम वीक एसिड कहते हैं, जैसे कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके अलावा जो मिनरल एसिड था उसमें से एक जो कार्बोनिक एसिड है वो भी एक वीक एसिड में आता है, क्योंकि उसके पास H+ आयन जो है वो कम होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं उनसे हमें सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, वीक एसिड जो है हम नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है बेसिस की। देखिए, बेस के बारे में पता है कि बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं, सोपी और स्लिपरी टू टच, जब उनको टच किया जाता है तो वो साबुन जैसे या चिकने चिकने से फील होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, लाल लिटमस को वो ब्लू कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए सभी के पीछे OH लगा हुआ है। OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे बेस हैं। बेस भी उसी तरह से जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, अगर किसी बेस में पानी की अमाउंट कम है तो कंसनट्रेटेड होगा, मतलब अगर बेस ज़्यादा है तो कंसनट्रेटेड होगा, अगर बेस की अमाउंट कम है तो वो डाइल्यूट होगा। उसके अलावा जब भी बेस को पानी में डिजोल्व किया जाता है तो वहाँ पर OH नेगेटिव आयन छोड़ते हैं, जैसे कि एसिड जो है वो H+ छोड़ते हैं, तो यहाँ पर ये जो है वो OH नेगेटिव या फिर हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ते हैं। और बेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी के सभी इसी आयन की वजह से हैं, और ये भी तभी निकलेगा जब इनको पानी में डिजोल्व किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको अल्कली कहा जाता है,
उनको अल्कली भी कहा जाता है। जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं उनको अल्कली भी कहा जाता है, और बाकी सबको केवल बेस ही कहा जाता है। यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए, दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर आल्सो नोन एज अल्कली। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बेस विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, अगर OH नेगेटिव ज़्यादा है तो वो स्ट्रोंग बेस होंगे। जैसे हमने स्ट्रोंग एसिड पढ़ा था, उनमें H+ आयन ज़्यादा था, इनमें OH नेगेटिव ज़्यादा है तो वो स्ट्रोंग होंगे। अगर OH नेगेटिव कम है तो वो वीक बेस होते हैं, कमज़ोर बेस होते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो शुरू के तीनों हैं ये स्ट्रोंग हैं, NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस, ये तीनों के तीनों स्ट्रोंग बेस हैं। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये एक वीक बेस में आता है, ये कमज़ोर बेस है। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एसिड्स की तरह ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इनकी केवल 2 ही प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विद मेटल, देखिए सारे के सारे मेटल्स बेस से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जो बेस से रिएक्ट करते हैं, और वहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल्स जो है वो जैसे एसिड में बनाते थे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं बेस से रिएक्ट करके। जैसे कि यहाँ पर देखिए बताया हुआ है, NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जिंक के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट एक सोल्ट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। हाइड्रोजन गैस के लिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पोप टेस्ट से हम पता कर सकते हैं गैस बनी है वो हाइड्रोजन है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। देखिए जो नॉन मेटल ऑक्साइड हैं वो हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं, और जब उनको बेस से रिएक्ट कराया जाएगा तो वहाँ पर सोल्ट और वाटर बनेगा। जैसे कि हमने पहले बताया था, यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है। CO2 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं, तो यहाँ पर ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, तो रिएक्ट करने के बाद ये सोल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन है बेसिस की। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न्यूट्रल करना, मतलब एसिड और बेस जो है जब इनको आपस में रिएक्ट कराया जाता है तो ये अपना एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो ख़त्म कर देते हैं। एसिड का इफेक्ट बेस ख़त्म कर देगा, बेस का इफेक्ट एसिड ख़त्म कर देगा, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो न्यूट्रल बनते हैं या फिर सोल्ट और वाटर बनते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाया हुआ है, देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, HCl ये एक एसिड है। जब इनको रिएक्ट कराया गया तो एसिड और बेस का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास एक बनेगा सोल्ट NaCl, जो कॉमन सोल्ट है जो हमारी रसोई में यूज़ होता है, और साथ में वाटर। तो इस तरह की जो रिएक्शन है जिसमें बेस और एसिड जो है वो रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ज़्यादातर जो सोल्ट्स बनते हैं देख लीजिए, मोस्टली सोल्ट्स आर न्यूट्रल, ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ सोल्ट हैं जिनकी एसिडिक और बेसिक नेचर होती है। वो कैसे होती है वो यहाँ समझ लेते हैं। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराया जाता है तो स्ट्रॉन्ग दोनों है तो दोनों का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, और जो सोल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, एकदम न्यूट्रल बनेगा। जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और बेस वीक होता है तो एसिड का इफेक्ट वहाँ पाया जाता है, बच जाता है, इसलिए वो जो सोल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर का बनेगा। और जब वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वहाँ पर बेस का इफेक्ट जो है वो दिखेगा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग होता है, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट और न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक नेचर दिखेगा सोल्ट का, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक नेचर दिखेगा सोल्ट का। इसके हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये 3 सोल्ट हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना था तो ये एकदम न्यूट्रल है। ये थोड़ा एसिडिक नेचर का है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल हुआ था। ये थोड़ा बेसिक नेचर का है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल हुआ था। तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और इस तरह से रिएक्ट करके जो बन जाते हैं वो सारे सोल्ट्स थे। इसके बाद हम वापस चलते हैं जहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, सोल्ट्स।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद हम सोल्ट्स पर थे। सोल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टुगेदर। जब एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाता है तो सोल्ट्स बनते हैं। जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कॉमन सोल्ट कहते हैं। सोल्ट्स विद सेम पॉजिटिव आयन और सेम नेगेटिव आयन आर कॉल्ड सोल्ट्स ऑफ सेम फैमिली। अगर किसी दो सोल्ट हैं, दो या जो उससे ज़्यादा सोल्ट्स हैं और उनका जो पॉजिटिव पार्ट है या पॉजिटिव आयन जो है वो सेम है तो भी सेम फैमिली कहलाएगा। अगर उनका नेगेटिव पार्ट सेम है तो भी सेम फैमिली कहलाएगा। देख लीजिए यहाँ पर दो एग्जांपल है हमारे पास। पहले ये दोनों जो हैं सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इनमें पॉजिटिव वाला पार्ट देखिए सेम है सोडियम, तो ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, सोडियम फैमिली के सोल्ट्स कहलाएंगे। वहीं दूसरी ओर नेगेटिव पार्ट देखिए, इसमें भी क्लोरीन है पीछे, इसमें भी क्लोरीन है, ये पोटेशियम क्लोराइड और ये सोडियम क्लोराइड, तो ये दोनों क्लोराइड फैमिली के हैं। तो इनको कहा जाता है सोल्ट्स विद सेम फैमिली। चाहे पीछे वाला हिस्सा सेम हो चाहे आगे वाला हिस्सा सेम हो, उनको हम सोल्ट्स विद सेम फैमिली कहते हैं। इसके बाद आता है पीएच, पोटेंज हाइड्रोजन। ये जो पीएच आपने सुना होगा कि पानी का पीएच 7 होता है, एसिड्स का पीएच जो है वो 0 से 7 के बीच में होता है और बेसिस का 7 से 14 के बीच में होता है, ये आपने सुना होगा। तो ये पीएच है क्या? देखिए पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंज हाइड्रोजन। पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेंथ। तो हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ के हिसाब से पीएच किसी चीज़ का मेज़र किया जाता है और जितने भी केमिकल्स होते हैं उनका जो पीएच है वो इस रेंज में मिलता है हमेशा 0 से 14 के बीच में। यहाँ पर पीएच का जो मतलब होता है उसमें जो मेज़र करते हैं वो मेज़र करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच की वैल्यू कम होती है, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर पीएच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन H+ आयन ज़्यादा होता है तो पीएच हमेशा कम होगा, क्योंकि एसिड में H+ ज़्यादा होता है, आप लोग जानते हैं, इसीलिए एसिड का पीएच जो है वो 0 से 7 के बीच में होता है, कम होता है। न्यूट्रल चीज़ें जैसे पानी है उसका पीएच 7 होता है और जो बेसिक चीज़ें हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन कम होता है उनका पीएच हमेशा ज़्यादा होगा, उनका पीएच होता है 7 से लेके 14 के बीच में। तो ये पीएच है। पीएच के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि पीएच में हम हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं और पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। देखिए इससे पहले हमने जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए थे उनमें हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं बता सकते कि कौन सा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग और वीकनेस ये नहीं बता पाते। तो उसको पता करने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या मतलब है? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच। मतलब अलग अलग पीएच में अलग अलग कलर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। क्योंकि देख लीजिए अब हमारे पास जो पीएच स्केल होता है, इसको समझते हैं एक बार। इसको समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे अपने आप हो जाते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं एसिड बेस या फिर जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं, न्यूट्रल चीज़ों का पीएच जो है वो 7 होता है। तो इस न्यूट्रल के पास जो नंबर है, चाहे वो इधर वाले नंबर हो चाहे वो इधर वाले नंबर हो, वो हमेशा वीकनेस को दिखाते हैं। ये भी वीकनेस को दिखा रहा है और ये भी वीकनेस को दिखा रहा है। और जो नंबर जितना दूर है वो उतनी ही स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। अगर ये नंबर इतनी दूर जाएगा तो ये उसकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 2 एसिड हैं, एक का पीएच मान लीजिए 1 है और दूसरे वाले का पीएच जो है वो 5 है, तो 5 जो है वो 7 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए जो एक नंबर है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, स्ट्रोंग एसिड होगा। वहीं अगर बेस की बात करें, एक बेस है मेरे पास 9 नंबर, एक है जिसका पीएच है 14, तो जो 9 है वो 7 के नज़दीक है, इसलिए 14 वाला जो है वो स्ट्रोंग होगा। तो एसिड बेस जो हैं वो जितना इस न्यूट्रल पॉइंट से दूर जाएंगे उतने ही ज़्यादा वो स्ट्रोंग होते जाएंगे, स्ट्रेंथ दूर जाने पे बढ़ती है। इसलिए जिस बेस का पीएच 14 होता है वो सबसे स्ट्रोंग बेस माना जाता है। वहीं जो एसिड जिसका पीएच 0 होता है उसको सबसे स्ट्रोंग एसिड माना जाता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो अलग अलग एसिड बेस के साथ हमें अलग अलग कलर देता है। जो कलर आपको यहाँ दिखाए भी हुए हैं, देख लीजिए, रेड से स्टार्ट होकर येलो,
और वॉयलेट और पर्पल तक जाते हैं ये डिफरेंट कलर्स। जब भी हम उसको किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो इन कलर्स के साथ मैच करके देखेंगे, जिसके साथ मान लीजिए वो कलर जो है वो ऐसा कलर आया तो हम समझेंगे कि उसका pH 10 है और वो बेसिक नेचर का है और जो न्यूट्रल के पास है। तो इस तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है और कौन सा सब्सटेंस वीक एसिड या बेस है उसके कलर को देखकर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर से हम ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं जो नॉर्मल इंडिकेटर से पता नहीं कर सकते। अब जो पीएच है उसका डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पीएच। सबसे पहला है हमारे पास इनडाइजेशन और एसिडिटी। कभी कभी हमें एसिडिटी हो जाती है, आपने सुना होगा जब ज़्यादा कुछ ऑयली या फिर ओवर फीडिंग कर लेते हैं हम, तो हमारे शरीर में जो एसिड होता है स्टमक के अंदर वो और ज़्यादा अमाउंट में निकलता है। अगर वो और ज़्यादा अमाउंट में निकलता है तो उससे हमें एसिडिटी हो जाती है और प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि वो एसिड है और एसिड की अमाउंट बढ़ती हुई जा रही है, तो उससे बचने के लिए हम कुछ ना कुछ बेस कंज्यूम करते हैं, जिसमें सबसे पहले है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर एंटासिड की टैबलेट्स हम लेते हैं। ये सारी की सारी बेस होती हैं तो हमें जो है वो एसिड का इफेक्ट जो है वो कम कर देती है। ठीक है, ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला। अगर कोई आपसे पूछ ले तो जो हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था थोड़ी देर पहले, MgOH ट्वाइस, यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसलिए इसका नाम मैग्नीशिया है क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इनडाइजेशन या एसिडिटी से बचने के लिए हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा है टूथ डिके एंड प्रिवेंशन। देखिए हमारे जो दांत होते हैं कई बार उनमें कैविटी हो जाती है। आपने कई टीवी एड्स में भी सुना होगा, इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। जो दांत हैं उनके सबसे बाहरी जो लेयर है, जो सफ़ेद रंग की लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसको इनेमल कहा जाता है। ये हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, लेकिन जब इसको एसिड की कांटेक्ट में आता है तो ये जो है ये कोरोड हो जाता है और इसमें जो कैविटी है वो बन जाती है। तो एसिड हमारे मुंह में आता कैसे है? देखिए जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अगर मुंह की सफाई अच्छे से नहीं करते तो जो मुंह में बैक्टीरिया होते हैं वो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा जब होता है तो जब एसिड के कांटेक्ट में रहेगा इनेमल तो वहाँ पर कैविटी होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उस टूथपेस्ट को, ज़्यादातर जो टूथपेस्ट है वो बेसिक नेचर की होती है। अगर बेसिक नेचर की होंगी तो एसिड के इफेक्ट को कम करेंगी ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारे जो टूथ हैं या टीथ हैं जो डिके होने से बच सकते हैं। इसके अलावा आता है हनी बी स्टिंग और फिर वास्प स्टिंग। हनी बी जो मधुमक्खी हमें डंक मारती है तो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड छोड़ती है। अगर हम उसके ऊपर कोई भी बेस अप्लाई कर लें, हल्का बेस जो हमारे घरों में जैसे बेकिंग सोडा है, ठीक है, इस टाइप की कोई चीज़ अगर हम उसके ऊपर लगा लें तो उसका इफेक्ट जो है वो न्यूट्रल हो जाता है ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वहीं वास्प जो होता है जिसको ततैया कहा जाता है, ततैया का जो डंक है वो बेसिक नेचर का होता है, तो उसके ऊपर हमें एसिड अप्लाई करना चाहिए, थोड़ा सा माइल्ड एसिड है, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं और ना ही कंसनट्रेटेड वाला, उससे वो करोगे तो जल जाओगे। हल्का फुल्का जो एसिड होता है जैसे सिट्रिक एसिड है, हमारे नींबू का रस जो है, ये सब चीज़ें लगाने से वहाँ पर वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है और उसका इफेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके अलावा पीएच ऑफ सोइल है। जितने भी पौधे हम उगाते हैं वो एक सर्टेन पीएच पर ही काम करते हैं। अगर जो मिट्टी है उसका पीएच कम या ज़्यादा होता है तो उसमें पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उस मिट्टी को ट्रीट किया जाता है। जैसे कभी कभी अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसके अंदर चूना डाला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे मिट्टी जो है वो थोड़ी सी न्यूट्रल हो जाती है। उसके अलावा है सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। देखिए एनिमल्स का जो शरीर होता है, बॉडी होती है, वो किसी सर्टेन पीएच पर ही सही से काम कर पाती है। नहीं, अगर पीएच अगर इधर उधर गया तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देखिए, इस जो ये तालाब है इसके अंदर मछलियाँ मरी हुई है क्योंकि इस तालाब में एसिडिक जो है वाटर वो ज़्यादा हो गया, एसिड रेन की वजह से पानी जो है एसिडिक हो गया और एसिडिक जो वाटर है उसको मछलियाँ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव किया जा रहा है हेलीकॉप्टर की मदद से, ताकि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी है उसकी वजह से एसिड का इफेक्ट कम किया जा सके और वो जो लेक था, जो तालाब था जो पहले एसिडिक हो गया था, वो वापस से न्यूट्रल हो सके। ये हमारा सर्वाइवल ऑफ एनिमल। तो इसीलिए पीएच जो है हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। इसको आप बुक से पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा उसमें दिया हुआ है और अब समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद पीएच ऑफ सोल्ट हमने अभी जाना था। देखिए यहाँ पर पीएच, एक ये तीनों सोल्ट हैं, एक सोल्ट का पीएच 7 है।
सात है तो ये न्यूट्रल सोल्ट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के से मिलके बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है। दूसरा वाला जिसका pH 6 है, मतलब ये एसिडिक नेचर का सोल्ट है। एसिडिक नेचर का सोल्ट है मतलब इसमें जो एसिड यूज हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड था और बेस जो है वो कमज़ोर था। वहीं ये बेसिक नेचर का है क्योंकि इसका pH 9 है। 7 से ऊपर जाते ही बेसिक नेचर का इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो बेस यूज हुआ था वो स्ट्रॉन्ग बेस था। तो ये सारे जो हैं वो सोल्ट्स हैं। सोल्ट्स अलग अलग pH के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सोल्ट्स जो है वो न्यूट्रल हों। इसके बारे में हमने पहले बता ही दिया था। इसके बाद आते हैं, लास्ट हमारे पास टॉपिक है, 4-5 हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। वो है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। जो हम कॉमन सोल्ट जो NaCl होता है उससे बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो बनाते हैं जो हमारी आम लाइफ में काम आते हैं। वो क्या क्या केमिकल्स हैं, कुल 4-5 केमिकल्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH। इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से इसको ऑब्टेन किया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है उनके लिए मैं बताता हूँ। देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किस तरह से काम करता है, एक बार आप इस रिएक्शन को देख लीजिए। इसमें NaCl है, H2O है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई, NaOH बन गया, क्लोरीन गैस बन गई और H2 गैस बन गई। तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये कैसे काम करता है उस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पर एक किसी भी बीकर वगैरह में या फिर कोई एक सेटअप होता है, उसके अंदर हम 2 रोड डालते हैं। एक रोड को हम बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं, एक रोड को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं। प्लस वाले को एनोड और नेगेटिव वाले को कैथोड कहा जाता है। और इस सेटअप के अंदर हमने पानी और उसके अंदर नमक घोल के मिलाया हुआ है। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो जो NaCl होता है वो डिवाइड हो जाता है Na+ आयन में और Cl- आयन में। और जो पानी होता है उसका भी डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो भी टूट जाता है और H+ आयन अलग हो जाता है और यहाँ पर OH- आयन अलग हो जाता है। तो ये जो H+ आयन है, 2 H+ आयन मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, 2 Cl- आयन मिलकर Cl2 बना देते हैं। अब देखिए क्लोरीन जो है वो नेगेटिव था, तो ये क्लोरीन पॉजिटिव टर्मिनल के पास निकलेगा, मतलब एनोड के पास निकलेगा। हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव था, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के पास निकलेगी। और ये जो सोडियम और हाइड्रोक्साइड था, ये दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोल्ट। मतलब पानी और सोल्ट को मिला के उसके अंदर बिजली पास कराई जाती है, 2 रोड डालकर, एक पॉजिटिव रोड एनोड, नेगेटिव रोड कैथोड। तो उस प्रोसेस में नेगेटिव वाले के पास तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसको बाद में हम किसी और प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और पॉजिटिव वाले के पास क्लोरीन गैस निकलती है और सोडियम और क्लोरीन हाइड्रोक्साइड मिलकर आपस में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक अल्कली बनता है, या अल्कली जो हमने बोला था जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है, और क्लोर इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन भी बनता है, इसलिए इसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर जिसको आम भाषा में कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। अब कास्टिक सोडा के यूज़ क्या क्या है? फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और डिटर्जेंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल, जो आर्टिफिशियल टेक्सटाइल होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, कागज़ बनाने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर प्योरीफाइंग बॉक्साइट ओर, बॉक्साइट ओर जो होती है उससे एल्यूमिनियम निकलता है, और उसको प्योर करने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए इस कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद है दूसरा केमिकल जो हम इससे बनाते हैं, वो है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
अब इसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। इन पानी के मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। और अगर हम वॉशिंग सोडा को थोड़ी बहुत देर धूप में रख दें या हीट कर दें तो ये पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाता है और हमारे पास केवल और केवल सोडियम कार्बोनेट बच जाता है, वो भी समझेंगे अभी। तो ये वॉशिंग सोडा है जिसको सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका इसलिए क्योंकि 10 वाटर है और हाइड्रेट इसलिए क्योंकि वाटर है। इसके बाद इसको 3 स्टेप्स में हम बना पाते हैं। सबसे पहले जो सोल्ट है उसकी रिएक्शन कराई जाती है अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कॉमन सोल्ट जो घर में यूज़ करते हैं, अमोनिया, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड से इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बनेगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, और साथ में बनेगा अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद सेकंड स्टेप में जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा। और जब इसके अंदर 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स जोड़ देते हैं तब हमारे पास बन जाता है ये, और इसी को हमने, और यही जो बना है अभी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। और नाम से पता चल रहा है कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता होगा, इसको भी डिटर्जेंट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ वॉशिंग सोडा इज केप्ट इन सनलाइट और हीटेड इट लूजेस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड लेफ्ट ओनली विद फॉर्मूला Na2CO3 कोल्ड सोडा एस। जब इसको हीट किया जाए या फिर सनलाइट में रखा जाता है तो 10 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो चले जाएंगे और ये केवल ये फॉर्मूला बचेगा। इस चीज़ को हम लोग सोडा एस कहते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकता है। तीसरा जो केमिकल है उसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, इसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। इसको सोल्ट से बनाया जाता है, जैसे कि हमने पीछे प्रोसेस में देखा था वही वाली रिएक्शन है। पिछली वाली में 3 स्टेप थे, इसमें केवल एक ही स्टेप है। नमक जो सोल्ट हम घर में यूज़ करते हैं, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जब इनको मिलाया जाता है तो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl बनता है। ये बाई प्रोडक्ट है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। इसको अक्सर हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं पकोड़े वगैरह बनाते वक्त। अब बेकिंग पाउडर भी एक चीज़ होती है और बेकिंग सोडा, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है ये, और ये बेकिंग सोडा जो है वो एकदम प्योर है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसी बेकिंग सोडा में अगर थोड़ा सा टार्ट्रिक या सिट्रिक एसिड मिला दिया जाए, टार्ट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड अगर इसमें मिला दें, कोई नेचुरल एसिड जो हमने बोला था ऑर्गेनिक एसिड इसके अंदर मिला देते हैं तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। और बेकिंग पाउडर को हम घरों में इस्तेमाल करते हैं किचन में। यूज़ क्या क्या है बेकिंग सोडा के? यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है जब हमारे पेट के अंदर एसिड बढ़ जाता है, जब हमें एसिडिटी या फिर इनडाइजेशन होता है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो आग बुझाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हम एक्सटिंग्विशर, जिसमें हम सोडा का इस्तेमाल करते हैं बेकिंग सोडा का, उसका नाम है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इस तरह का दिखता है और किस तरह से काम करता है वो हम अभी आपको समझाते हैं। एक बार ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में एक बोतल का सेटअप है। इसके अंदर नीचे जो ये भरा हुआ है ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3, जिसको हम अभी ऊपर सोडा बोल रहे थे। एक टेस्ट ट्यूब में हमने लटका के रखा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को, और इसको लटका के इसलिए रखा कि जब हम इसको थोड़ा तिरछा करेंगे तो एसिड जो है वो इसके अंदर गिर जाएगा, और जब एसिड और ये मिलेगा तो इसमें से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस नोजल के थ्रू बाहर निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसको सोडा एस एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास चौथा जो केमिकल है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaO,
HCl मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन, 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। इसको जो नीचे दिए हुए प्रोसेस है उसके हिसाब से बनाया जाता है। सिंपल सा कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है उसमें से क्लोरीन गैस जो हमारे पहले वाले प्रोसेस में निकली थी, क्लोर एल्कली प्रोसेस में, उसमें जो क्लोरीन गैस निकली थी उसको इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा दीजिए, हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और साथ में पानी बन जाएगा। तो इस रिएक्शन से ये बनता है। यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन टेक्सटाइल। जो कॉटन और जो लिनन होता है उसके जो कपड़े होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास करके सफ़ेद कपड़ों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इन डिसइंफेक्टिंग वाटर, पानी में अगर कोई बैक्टीरिया है, हार्मफुल कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब उनको मारने के लिए काम आता है। पानी जो है वो पीने लायक हो जाता है, पोर्टेबल हो जाता है। यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं मतलब ऑक्सीजन को जोड़ने वाले एजेंट, उनके रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी है हमारे पास 5वें नंबर का केमिकल प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि SO4 लगा है और पानी का आधा मॉलिक्यूल है तो इसको हम हेमी हाइड्रेट कहते हैं। हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब पानी। तो ये है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आता है पेपर में, और इसको जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला हमारे पास है CaSO4 डॉट 2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट और डाई हाइड्रेट, 2 पानी के मॉलिक्यूल हैं। जब भी हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन पर, या फिर मैं कहूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो इसमें से जो 1.5 जो पानी का मॉलिक्यूल है, 1.5 जो पानी का मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है और हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बचता है। रिएक्शन आपके सामने है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जिसको हम जिप्सम कहते थे उसको हीट किया गया 373 केल्विन पर, हमारे पास बच गया प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसकी शॉर्ट फॉर्म है POP, और 1.5 जो H2 है वो निकल गया। इस रिएक्शन से इसको बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जब इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी आपके साथी की हाथ या पैर अगर टूट जाते हैं, हड्डियाँ अगर टूट जाती हैं तो डॉक्टर जो है प्लास्टर लगा देता है। उस प्लास्टर को लगाने के लिए भी POP का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है जब इसको पानी के साथ मिलाया जाता है। जब भी हम POP को, जो हमारे पास POP है, जब भी हम इस POP में पानी डालते हैं तो ये वापस से ठोस बन के जिप्सम बन जाता है, हार्ड हो जाता है। यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज़, खिलौने बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल, क्योंकि ये आग से बचाने का काम कर सकता है, आग का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इतना हार्ड होता है, इसीलिए फॉर मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर प्लास्टर इन मेडिकल प्रोफेशन, ये मैंने आपको बता दिया, हाथ पैर या कहीं की हड्डी अगर टूट जाती है तो डॉक्टर प्लास्टर लगाता है, वो प्लास्टर भी इसी POP का होता है। आजकल घरों में छतों पे भी POP कराई जाती है और दीवारों पे भी POP कराई जाती है, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला, ये हमेशा ध्यान रखना, जिसमें 2 पानी के मॉलिक्यूल हैं वो जिप्सम है, जिसमें आधा पानी का मॉलिक्यूल है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके बाद आता है हाइड्रेटेड सोल्ट्स। हाइड्रेटेड सोल्ट्स का मतलब होता है जो भी सोल्ट्स हम देख रहे हैं यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, ये सारे के सारे जो सोल्ट्स हैं इनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इसके अंदर है, जिसकी वजह से इनके अलग अलग कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको देख रहा है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के अंदर जो है पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, आयरन सल्फेट में भी, निकल सल्फेट, इन सब के अंदर पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। और जब इनको हीट किया जाता है, जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू होता है उसको जब हीट करते हैं तो पानी उड़ जाता है, पानी के उड़ते ही ये जो कलर है इसका वापस से वाइट हो जाता है, और जब इसमें थोड़ा सा पानी हम डालते हैं ये फिर से वापस से ब्लू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सोल्ट्स जो हमने पीछे वाले डायग्राम में देखे हैं, जितने भी ये सोल्ट्स हैं जिनका कलर दिख रहा है, किसी का रेड दिख रहा है, किसी का ब्लू दिख रहा है, किसी का ग्रीनिश दिख रहा है, किसी का थोड़ा डार्क ब्लू सा दिख रहा है, ये सारे के सारे कलर जो हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो पानी का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है उसकी वजह से है। अगर हम इनको हीट करते हैं तो ये वापस से वाइट कलर के हो जाते हैं, और अगर पानी वापस से मिला दे तो इनका ओरिजिनल कलर जो है वो हमें देखने को
मिलता है। तो ये था हाइड्रेटेड सोर्स। यहाँ पर हमारे चैप्टर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आ गया होगा।